प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी हमारे साथ जो जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं नेपाल से, वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है उन जगहों को टारगेट करके किया जा रहा है जिनसे किसी भी तरह से मौजूदा सरकार के नेताओं का, प्रधानमंत्री का, मंत्री का, राष्ट्रपति का लेना देना है, लेकिन उससे पहले की सरकारों से है। तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन आएगा ही ना, क्योंकि विरासत के तौर पर तो यहाँ नेपाल की सरकार दशकों से चलती आ रही है। देखिए, पूरे साउथ एशिया में ये फिनोमिनन है, लेकिन सरकारी इमारतों को, प्राइवेट बिल्डिंग को आग लगाने से देश का ही नुकसान होता है, हम सब जानते हैं। तो इसमें किसी भी तरह से इस तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो शेर बहादुर देवबा के रिलेटिव का या ओली के रिलेटिव का है। हाँ, ये एक उग्र हिंसक भीड़ हो गई है जो इस समय बेकाबू है, और हमने बांग्लादेश में देखा है ऐसा होता हुआ, और वो गुस्सा निकलकर बाहर आ रहा है। लेकिन इसका एक्सप्रेशन अगर इसी तरह चलता रहा तो नेपाल के लिए भी हित में नहीं होगा। और हमने कई सारे देशों को देखा है कि अगर सरकारों का पतन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर हिंसा है, तो जो नई रिजीम आती है वो भी हिंसा पर आधारित होती है। तो इस समय बहुत जरूरी है कि उन यूथ को, उन जेन जी को समझाया जाए कि इतनी उग्रवाद या जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो इस समय वाजिब नहीं है। हाँ, केपी शर्मा ओली ने रिजाइन किया, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने पहले ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन ये व्यक्तिगत लोगों पर जिस तरह से अटैक हो, जैसे शेर बहादुर देवबा की वाइफ पर किया गया, शेर बहादुर देवबा पर किया गया, तो वो सब निंदनीय है और अवॉइडेबल है इस समय। लेकिन सवाल है कि जब रेकलेस है मॉब, कोई उसको देखने वाला नहीं है, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? सर, और मैं तो ये कहूंगी कि सरकारी इमारतें, आप दूसरी तरह की इमारतों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आप किसी को जिंदा जला दे रहे हैं इसलिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है। आप इस तरह से अपने इस आंदोलन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में कानून व्यवस्था संभालेगी सेना। सभी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में इस वक्त सेना है। सैन्य शासन के दौरान नेपाल में हाई अलर्ट भी किया गया है और सेना ने नेपाल की जनता से सहयोग मांगा है, लेकिन उस सहयोग की गुंजाइश किस हद तक होगी ये आज रात और कल सुबह होते होते साफ हो जाएगा। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, सरकार में रहने वाले नेताओं के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन सर एक बात जो जस्टिफाई नहीं हो सकती वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। किसी भी आंदोलन में किसी को सामने, अपनी नजरों के सामने मॉब जिंदा जला देती है। क्या आप इसे आंदोलन कह सकते हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है उसका कोई आसान जवाब नहीं है बेटा। मैं आपको बता देता हूं कि आज सुबह जब यहाँ पे हिंसा भड़की थी तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, नेपाल के राजदूत थे, इस समय कहीं विदेश में घूम रहे थे, उनका बेटा पढ़ रहा था काठमांडू में। मैं उसको जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का था। आज सुबह उनके फादर का मुझे एक संदेश आया था व्हाट्सएप पे विदेश से, एम्बेसडर दीपक, आपके भतीजे को गोली मार दी है। I can't tell you what I felt, बेटा। मैं भी बाप हूँ। I felt very bad। 26-27 साल का बच्चा, वो भी प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो रहा है? गुस्सा है बेटा। मैंने ये बहुत देशों में देखा है, एरिट्रिया में देखा है, इथियोपिया में देखा है, जिम्बाब्वे में, सूडान, साउथ सूडान, आर्मीनिया, जॉर्जिया। आक्रोश, जब गुस्सा आता है नौजवानों को, वो उनको तजुर्बा नहीं है, उस समय जो उनके सामने आता है तोड़ दो उसको। अब हम लोग तो बैठ के यहाँ पर कह सकते हैं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर सड़क पे आप उतरोगे तो मॉब मेंटालिटी टेक ओवर करती है, और जब मॉब मेंटालिटी आती है तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यू जस्ट फॉलो। अफवाहें उठती हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया को बंद कर दिया तो फिर रूमर्स आते हैं। जब हार्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर रूमर्स जो है वो राज करते हैं। अरे देखो वहां पे क्या हो गया, अरे ये तो होटल उसके बाप का, ये उसके भाई का, उसके बेटे का, जला दो। बस एक आवाज आती है, जला दो, जलने लगता है वहां पर। सो ये चीज हम इस समय देख रहे हैं। लूटिंग जो है, मैम, मुझे लगा था कि शायद नहीं होगी, लेकिन अब आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लूटिंग भी शुरू। पता नहीं डिपार्टमेंट स्टोर्स को, दुकानों को लूटा है कि नहीं, उसका मुझे नहीं पता है। बट अगर सरकारी इमारतों में या सरकारी दफ्तरों में जो कुछ था, बिकॉज सरकार को देखा था इन्होंने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। सरकार हमारी सरकार नहीं है, हमारी दुश्मन है। जब ये फीलिंग आती है तो फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल है मैम। अभी मुझे लगता है कि और कुछ दिनों तक ये चलेगा। ये थक जाएंगे कि जो कुछ हमने किया उसे परिवर्तन हमें क्या मिला है वो नहीं।
उस समय शायद इनको ध्यान आएगा कि अब हमको रुक जाना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति है मेरे मानने में, मे बी आई एम रॉन्ग, एक व्यक्ति है जो इस समय हीलिंग टच दे सकता है, वो है पुराना राजा। वो आए, राजा आओ देश बचाओ, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, पर अगर वो आए तो एक तो व्यक्ति है जो कह सकता है भाई अब खामोश हो जाओ, मैं वापस आ गया हूं, मुझे निकाल दिया था, मैं चला गया था, वापस चाहते हो मैं आके देश बचाओ। मैंने अफगानिस्तान में भी ये देखा जब किंग जाहिर शाह वापस आए थे कि आओ और देश को बचाओ। हो सकता है कि वो वापस आई डोंट नो, बस यही उम्मीद कर सकता हूँ। इस देश में कई बार गया हूँ, रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मेरे दोस्त हैं। उम्मीद यही है कि नेपाल अपना भविष्य खुद तय करेगा। बिल्कुल सर, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको रोक रही हूँ। नेपाल में लचीला सैन्य शासन लागू हो, इस बात की जानकारी आ रही है। नागरिकों के अधिकार बरकरार रहेंगे, इस बात को कंफर्म सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से। नेपाली नागरिकों से वार्ता करेगी सेना, आगे भी सूचना जारी करेगी सेना, इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अहम ये कि क्या जेनजी, जिनका ये पूरा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सेना की इस बात पर तवज्जो देंगे, उन्हें मानेंगे? बीरेंद्र केएम का मैं रुख करना चाहती हूँ। बीरेंद्र केएम सर, अभी आप हमारे एक्सपर्ट को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पुराने जो राजा हैं या तो वो वापस आए, या एक नाम बहुत आज और कल से लेकर चर्चाओं में है, बालेंद्र शाह का। आप काठमांडू में इस वक्त मौजूद हैं, ये दो नाम, और सेना लचीला रवैया इस प्रोटेस्ट को लेकर अपनाएगी। आपको क्या लग रहा है, किस तरह अब इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने की या खत्म करने की कोशिशें होंगी जो कारगर होंगी? नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये जेनजी आंदोलन 2 दिन से चल रही है और इसका तैयारी तकरीबन 1 महीना से चल रहा था। और जैसे ही केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दी, तो ये एक मौका हो गया, उस मौका के तहत जो है ये आंदोलन को शुरुआत किया गया। लेकिन इस आंदोलन के बीच में या कहीं पे भी राजतंत्र या राजशाही या राजा वाले बात कहीं पे नहीं है। सारे जेनजी ये बात स्वीकार करते हैं कि हम संघीय गणतंत्र, संघीय लोकतंत्र को हम स्वीकार करते हैं, हम किसी राजतंत्र या किसी मोनार्की के लिए नहीं कर रहे हैं। ये एकदम खुलेआम ये लोग बोल रहा है, तो कहीं पे इसमें राजशाही का रंग देना ये चीज गलत है। लेकिन ये सच बात है कि ये आंदोलन शुरू हो जाने के बाद इसमें कई तरह के लोग ज्वाइन हो गए हैं। कोई राजशाही वाले लोग हैं, कोई पुराने पार्टी के भी लोग हैं, कोई किस तरह के लोग हैं, कोई अराजकता चाहते हैं, सब तरह के लोग ज्वाइन हो गए। लेकिन आधिकारिक तौर पे यदि कहा जाए तो इस आंदोलन का शुरुआत जो है करप्शन नंबर 1 मुद्दा बनाया गया था, दूसरा मुद्दा बनाया गया था वर्तमान मौजूदा सरकार को खत्म करना, और तीसरा मुद्दा बनाया गया था संसद को विघटन करना, और चौथा मुद्दा बनाया गया था नागरिक सरकार की गठन। ये 4 मांगे थी जब ये आंदोलन शुरुआत हुआ था 2 दिन पहले। उस दिन इसमें समर्थन रहा बालेंद्र शाह का और रवि लामिछाने का, क्योंकि ये दोनों लीडर जो है वैकल्पिक लीडर माने जाते हैं। एक बात और इसमें शामिल करेगा जिसको मैं चाहती हूँ आप जरूर इस बात को कहें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है नेपाल हिंसा पर। ये बड़ा अपडेट है, कई घंटे बाद भी जल रहा है सिंह दरबार। ये तस्वीर आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं, सिंह दरबार में नहीं बुझी है अभी तक आग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीरेंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा लौटना चाह रही हूं। आप मुझे ये बताइए कि पहले तो ये कहा गया था कि सरकार में जो भी नेता मौजूद हैं उनके इस्तीफे होने चाहिए। इस बात को क्यों इग्नोर किया गया? जब इस्तीफे हो गए उसके बाद भी जेनजीज को क्यों भरोसा नहीं हुआ कि बाकी चीजों पर भी बात बन सकती है, सहमति हो सकती है? और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि उसके बाद भी ये आंदोलन थमा नहीं बल्कि और उग्र हुआ? मैंने तभी ही बोल दिया कि इस आंदोलन का शुरुआत जरूर जेनजी द्वारा हुआ, लेकिन उसके बाद जो इसमें मिसावट हो गई कई सारे मुद्दा वाले लोग, तो इसका जो परिणाम है, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो परिणाम कई सारे मुद्दा वाले लोगों का परिणाम है। ये अभी ताजा बात ये है कि बालेंद्र शाह, रवि लामिछाने, सेना के प्रमुख यानी कि सेनापति, और जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, इतना लोगों के बीच में एक वार्ता चल रही है, और वार्ता में यदि कोई सहमति बन जाती है तो ये संभव है
कि सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सुशीला कार्की जो कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी हैं और क्लीन चेहरा रही है, क्योंकि बालेन शाह एक काठमांडू के मेयर हैं, उनको प्रधानमंत्री नहीं स्वीकारा जा सकता है। और रवि लामेछाने जो उनके ऊपर केस वेस लगा हुआ है और वो खुद जो है डिप्टी पीएम बन चुके हैं, और वो भी कल के दिन में यदि चुनाव के बाद आते हैं तो अलग बात होगी, लेकिन वर्तमान नागरिक समाज में आम नागरिक को सरकार बनाया जाए, ये भी बात पूरी दुनिया में नेपाल की इन तस्वीरों को देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि ऐसी ऐसी इमारतों को नेपाल में टारगेट किया जा रहा है जो किसी भी देश में पूजी जाती हैं या जिनका बहुत सम्मान किया जाता है, जो किसी भी देश की सिर्फ पहचान नहीं होती है, कहा जाता है कि आत्मा होती है। और ऐसे में नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे आने वाले वक्त में चाहे जेनजी हो या उनसे जुड़े हुए कोई भी अराजक तत्व हो, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, अपने आप में बहुत अहम सवाल रहेगा।